सेकेंड एडिशन इंडियाज़ इवेंट्स आफ्टर 1960। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क लागू हुआ, फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। 1960s पढ़ा फिर हमने, हाँ, कि 1960 में जो गोवा दीव दमन थे वो सारे पोर्टुगीज़ रूल से फ्री हो गए, इंडिया के पार्ट बन गए, और यहाँ पर चाइना और इंडिया का जो वॉर था वो ख़त्म हुआ। और मैकमोहन लाइन हमने पढ़ा था कि मैकमोहन लाइन किसे कहते हैं, है ना। डेट मीन्स चाइना इंडिया बॉर्डर। फिर देश आज़ाद होने के बाद, हाँ, इंडिया आज़ाद होने के बाद, इंडिया को जब आज़ादी मिली उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, है ना। फिर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और फिर वो 1964 में उनकी डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उन्होंने। फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी प्राइम मिनिस्टर, फिर उन्होंने बहुत सारे काम किए। फिर 1970s में बांग्लादेश, है ना, एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना बांग्लादेश। और फिर पोखरण राजस्थान में 1974 में पोखरण में राजस्थान में फिर जो न्यूक्लियर बम था वो सक्सेसफुल हुआ, है ना, एटॉमिक पावर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर 1974 में हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ किया है। उसके बाद इमरजेंसी लग गई, 2 साल तक इमरजेंसी लगी। फिर इसी दौरान, है ना, उसी दौरान जो है ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी, उसी दौरान कुछ पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी, वो एक साथ मिल के जो है उन्होंने जनता पार्टी बनाया। ये पढ़ा था हमने। फिर बाद में उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर इंदिरा गांधी हार गई और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन नहीं चल पाई उनकी भी सरकार। तो उनके बाद फिर चरण सिंह बने इंटरनल डिफरेंस की वजह से। फिर 1980s में हमने देखा था, है ना, कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। पंजाब में डिमांड कर रहे थे सिख लोग कि उनका भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, खालिस्तान। एंड यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। और फिर उसके बाद ना इंदिरा गांधी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने उनको मार दिया था। फिर और इंदिरा गांधी की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए और इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। और उन्होंने तमिल माइनॉरिटी जो था वो इशू एक उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो आइडिया दिया श्रीलंका को वो कामयाब नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारे, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी फिर से लड़ाई की और सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द कोलिशन कॉल्ड जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप ना। उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। उन्होंने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए काम किया। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। और लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाए प्राइम मिनिस्टर, वो इंटरनल डिफरेंस की वजह से। और उनके बाद इन 1990 में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। वो भी नहीं चल पाया, उनकी भी सरकार बहुत कम ही टाइम तक चली। और 1991 में फिर से इलेक्शन हुआ। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन के दौरान द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम असाइनेड राजीव गांधी। तो
एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान 1991 में तमिल जो टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इस जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे श्रीलंका के, जो वो टेररिस्ट थे, उन्होंने ही राजीव गांधी की उसी में से किसी ने हत्या कर दी। फिर हमने पढ़ा था ना जम्मू और कश्मीर का, और वहाँ के टेररिस्ट जो थे कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़ के जाने के लिए फोर्स करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर इसके बाद दिन ब दिन आज वो जो रूप है वो आतंकवाद का रूप ले चुका है। तो हमने पहले ही पार्ट 1 में पढ़ा था इसको, और अभी मैं फिर से इसे फिर से समराइज इसलिए करवाया, फिर से याद इसलिए दिलाया क्योंकि लिंक होता है ना। पहले जो पढ़ा था वो याद होना चाहिए पहले, तभी आगे का भी अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 में जाके देख सकते हो, हाँ लिंक में है पार्ट 1 वीडियो। Now the changes after 1991. The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. तो जो 1991 ईयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इतिहास में, पूरी दुनिया में और इंडिया में भी। The Soviet Union distinguished into several different small countries and the Cold War came to an end. क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुआ था 1991 में। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव, तो उस समय जो सरकार थी वो प्राइम मिनिस्टर लेड कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जो थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे उस समय, और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन इकोनॉमी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क्यू इशू एट अयोध्या कम टू द फोरफ्रंट। तो उसी दौरान उसी समय जो राम जन्मभूमि और बाबरी मॉस्क्यू का ये मुद्दा था वो बहुत ही सामने आया था। इन द इलेक्शन conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. तो 1996 से लेकर 1999 तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि 3 सरकार बनी और बहुत ही कम समय के लिए। दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़े एंड इंदर कुमार गुजराल। तो ये 3 गवर्नमेंट बनी, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी बने प्राइम मिनिस्टर, एक बार एच.डी. देवगौड़ा और एक बार इंदर कुमार गुजराल वेयर अमंग्स देम। फाइनली इन 99 में नेशनल डेमोक्रेटिक Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister. और 1999 में है ना, फाइनली आखिर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्राई किया है ना, पाकिस्तान से दोस्ती करने का ट्राई किया, पाकिस्तान को समझाने का, तो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। इंडिया ने बहुत सारे जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में और डिक्लेयर कर दिया है ना कि उसके पास भी, कि इंडिया के पास भी एटॉमिक पावर है। In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. 1999 में कारगिल का वॉर हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इश्यू को लेके। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल। और इंडिया जीत गया और पाकिस्तान हार गया। इंडियन इकोनॉमी right from independence, the modernization of economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. तो इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन आई, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस
एक इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक बन गया। इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया को ज़रूरत थी चेंजेस लाने की, है ना, मॉडर्निटी लाने की और सेल्फ रिलायंस बनने की, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने की, इंडिपेंडेंट होने की। तो इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया। वी वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग। हमें ज़रूरत थी एस्टेब्लिश करने की, है ना, सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग, ताकि समाज को जस्टिस मिल पाए इस प्लानिंग के ज़रिए, ताकि बहुत सारे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाए और लोगों को काम मिले। फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन, और इसीलिए नेशनल प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। डेट इट कॉन्टेनेड डेवलपमेंट टू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान्स। और नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर का प्लान बनाती, 5 सालों में, कि इन 5 सालों में ये काम होंगे। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस लाए 1991 में। दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। द इंडियन इकोनॉमिक फ्लोरिश एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ दिस पॉलिसी। The foreign investment in India increased. Skilled Indian professionals helped reform from Indian economy. The field of information technology opened several avenues of employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. तो बहुत सारे जो फॉरेन के लोग थे उन्होंने हमारे इंडिया में है ना बिजनेस करने आए, फॉरेन बाहर से लोग, और स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल और इंडिया के प्रोफेशनल, है ना, इंडिया के प्रोफेशनल ने भी हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस लाने की। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री। और इसीलिए कंट्री में जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई तो कंट्री में लोगों को काम भी मिला देश में। और इसी चेंज को जो 1991 के बाद चेंज हुआ, इसी को ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Two major events must be mentioned while describing Indian efforts towards self-reliance. Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution in 1965. तो इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। He implemented new scientific agriculture, the Green Revolution in 1965। तो उन्होंने साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करने का तरीका बताया और इसीलिए हरित क्रांति आई 1965 में। टेक्निक्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और इस टेक्निक के वजह से ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो उनके साइंटिफिक तरीके की वजह से जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ फूड ग्रेन का, इसलिए कहते हैं कि हरित क्रांति आई। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीश कुरियन led to increase of milk production in India. This is called as White Revolution. और वाइट रिवॉल्यूशन भी हुआ, वो डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने लेड किया, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से। इंडिया हैड ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। और इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया एटॉमिक एनर्जी इस फील्ड में और स्पेस रिसर्च में। डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। डॉक्टर होमी भाभा ने फाउंडेशन बनाया इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम का। इंडिया insisted on using atomic energy for peaceful purposes like generation of electricity, pharmaceuticals and defense। तो इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पस से यूज़ करने के लिए बनाया है।
जैसे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिकल, डिफेंस, लड़ाई, डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए। इंडिया हैज़ अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल, और इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त की। In 1975, the first satellite आर्यभट्ट was launched. 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है लॉन्च हुआ. Today India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. और आज जो है इंडिया सक्सेसफुल है ना, स्पेस प्रोग्राम में सक्सेसफुल है और बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए हैं. इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर. टेलीकॉम सेक्टर में भी इंडिया आगे है. चेंजेस इन सोशल फील्ड. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया. तो समाज में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस दौरान. Some of the changes are related with the issue of empowerment of women and the others are related with the policies regarding the uplift of the derived section of the society. तो बहुत सारे चेंजेस हुए है ना इन मुद्दों का. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, to promote the all-round development of women and child, a separate Department of Women and Child Development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development, जो कि प्रमोट करता है वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. और 1985 में वो भी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में. सम लॉज वेर मेड टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमेन. बहुत सारे लॉज हैं जो सोशल जस्टिस देते हैं वुमेन को, एंड टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन. और बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली गई. दे इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. एज पर द 73rd and 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीट्स वे रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज. और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इस एक्ट से सीट्स भी रिजर्व रहती हैं वुमन के लिए. According to the makers of the Indian Constitution, some constitution of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to the caste system. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं. सम इंडियन सोसाइटी वर डिप्राइव्ड ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए है ना, जैसे कि कास्ट में ऊंच नीच है ना, ये सब कुछ होता है. तो इसी वजह से द काका साहब कालेकर कमीशन, इस कमीशन ने वॉज सेटअप इन 1953 में. रिकमेंडेशन वाज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, इम्प्रूव कंडीशन करने की कोशिश की, कंडीशन को इम्प्रूव करने की. एंड 1978 में अ कमीशन वॉज कंसिडर्ड अंडर द chairmanship of B.P. मंडल टू स्टडी द इशू ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. तो 1978 में एक कमीशन बनाया गया जो अंडर द चेयरमैनशिप, जिसके चेयरमैनशिप थे बीपी मंडल, और ताकि वो उस मुद्दों का है ना बैकवर्ड क्लास की बातों को समझ सके, इसलिए ये कमीशन बनाया गया था. पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन इन वेरियस सेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस. द गवर्नमेंट पास्ड द प्रिवेंशन of Atrocities Act in 1989 to enable those belonging to the scheduled caste and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of the upper classes. तो एक और गवर्नमेंट पास किया गया 1989 में. शेड्यूल कास्ट जो हुए हैं ताकि वो अच्छे से ज़िंदगी अपनी बिता सकते हैं, उनको भी सम्मान मिले और वो किसी से डर के ना रहें. ग्लोबलाइजेशन जो 1991 के बाद चेंजेस आया उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. तो अभी हम इसमें भी देख लेंगे, लेकिन वही होता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर. तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे चेंजेस लाए
है ना, अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि इकोनॉमिक में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कल्चर में। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ्स। हमने बहुत सारे चेंजेस को भी पढ़ा। इंडिया हैज़ emerged as an important country on the global scene in different spheres. India is an important member of international organizations like G20, BRICS, that means Brazil, Russia, India, China, South Africa. तो इंडिया भी इम्पोर्टेंट मेंबर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, G20 और BRICS यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया भी एक्सपीरियंस है और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ, चेंजेस हुआ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेस्ड ऑन सोसाइटी हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये सारी चीज़ें जो है स्प्रेड हुई, फैली है ना, इंटरनेट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। In the political field, India has demonstrated to the world how a stable democracy can function successfully. और पॉलिटिकल फील्ड में भी इंडिया ने एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाई। All this has resulted in the total transformation in the lifestyle of Indians, and especially the youth. These changes are visible from their dietary habits, clothing, language, and beliefs. तो कह रहे हैं कि चेंजेस, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए, हैबिट्स में, क्लोथिंग में, लैंग्वेज में, बिलीफ्स में। In the next chapter, we are going to study some internal changes before India. तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंटरनल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के इंटरनल चेंजेस के बारे में। एक्सरसाइज, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना चूज द राइट ऑप्शन दिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द तमिल मिनॉरिटी इन श्रीलंका वाज, है ना, कौन थे उस वक्त, कौन थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिन्होंने तमिल माइनॉरिटी है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश की? तो उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ये आएगा आंसर। नाउ सेकेंड, डस्ट इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर? इंदिरा गांधी इमरजेंसी, राजीव गांधी डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PV नरसिम्हा राव इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। ये तीनों राइट है, यही वाला रॉन्ग है। चंद्रशेखर मंडल कमीशन। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर प्रिपेयर ए क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर टेन्योर, ना चार्ट बनाना है प्राइम मिनिस्टर का, जो भी इस चैप्टर में जहाँ से हमने पढ़ा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उनके बाद कौन हुए? लाल बहादुर शास्त्री। ये चार्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट्स आएगा, यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन का देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का यहाँ से वह यहाँ तक आ जाएगा। और जो दूसरा था शॉर्ट नोट्स वो वाइट रिवॉल्यूशन दिया था, तो वाइट रिवॉल्यूशन का यहाँ से द एक्सपेरिमेंट से यहाँ तक आ जाएगा वाइट रिवॉल्यूशन का सेकेंड का शॉर्ट नोट्स। गिव रीजन, द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल। तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बहुत ही कम समय तक क्यों चली? तो इसका आंसर तो ये यहाँ से ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी मैनी अपोजिशन पार्टी का केम टुगेदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। उसके बाद में फिर वही उतना लिखने के बाद
फिर हैंस लिखने के बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल। अभी द आर्मी हैड टू बी सेंड इनटू द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो आर्मी को क्यों भेजा गया गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में? हमने पढ़ा था क्यों भेजा गया। टेररिस्ट की वजह से भेजा गया था ना, जो टेररिस्ट का अटैक हो रहा था उसकी वजह से भेजा गया था। तो गिव रीजन का सेकंड का आंसर यहाँ से आएगा द से। द सिक्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आएगा। उसके बाद therefore या hence the army had to be sent into the golden temple in Amritsar. The National Planning Commission was set up in India. नेशनल प्लानिंग कमीशन क्यों सेटअप किया गया इंडिया में? गिव रीजन का जो थर्ड आंसर है यहाँ से आएगा यहाँ तक। यहाँ पर वी की जगह पे इंडिया लिख देना, वी की जगह पे इंडिया, वी की जगह पे इंडिया लिख देना। ओके। How was 1991 a year of important changes in the history of the world and of India? तो 1991 में क्यों इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री का चेंजेस है ना, इम्पोर्टेंट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी। द ईयर से लेकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स का फर्स्ट यहाँ से द ईयर से लेकर सबसे पहले यहाँ तक बी का 1, फिर यहाँ तक इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखना इंडिया कंडक्टेड, इधर से लेके यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना, 5 ईयर प्लान्स तक ये पूरा। यहाँ से लेके यहाँ तक फुल। देन with the help of information in the chapter complete the list and the challenges before India and the strength of India। तो यहाँ पर दिया गया चैलेंजेस फ्रंट ऑफ इंडिया। फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिया के है ना, इंडिया के सामने कौन से, यानी कि इंडिया के अपोजिशन, इंडिया के अपोजिट में कौन थे है ना, कौन सी ताकत थी। फॉर एग्जांपल दिया है इंडिया पाकिस्तान वार, तो उसका यूनाइटी इन डाइवर्सिटी ये अपोजिट में थी। यहाँ पर आएगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और यहाँ पर आएगा मेंबरशिप in G20 and BRICS यहाँ पर आएगा। और फिर यहाँ पर थर्ड इस बॉक्स में करप्शन आएगा, करप्शन। यहाँ पर इधर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन।
हमेशा। ओके, तो एक्सरसाइज होता है कंप्लीट, है ना। सेकेंड लेसन के साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। और अगर एक अलग से वीडियो चाहिए एक्सरसाइज करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप कि वीडियो अच्छे से समझा होगा, सेकेंड लेसन अच्छे से समझा होगा। एंड अगर समझा, अगर आप लोगों को अच्छे से समझा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम सिर्फ 3 लोगों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि आगे 3 लोगों को शेयर करें। या तो जितना एक ही जन को कर सकते हो तो एक ही जन को शेयर करो, उनसे कहो कि आज के एक जन से शेयर करें। अगर एक जन को भी शेयर करोगे तो इस तरीके से भी बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।